वेलकम टू अलीश लाइफ साइंस। आई एम मंजूर अली रऊफ। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर के पार्ट थर्ड वाले लेक्चर। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखें जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर के या सेल सिग्नलिंग के, ताकि आपके कंसेप्ट पूरा ब्रॉड हो और कोई कंसेप्ट में कमी न रहे। अब जो कोई भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को आप सॉल्व करोगे तो आप आराम से वो सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट जो है ब्रॉड हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तो आज हम क्या देखेंगे, जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर रोल इन विजन, या हम ये भी कह सकते हैं कि जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर रोल इन रोडोप्सिन पाथवे भी हम कह सकते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, जी अल्फा टी मीन्स जी अल्फा ट्रांसड्यूसिन है, जो ब्रैकेट में लिखा है ट्रांसड्यूसिन एंड रोडोप्सिन। तो सबसे पहले जी अल्फा जो हमने जी ट्राइमेरिक प्रोटीन के बारे में जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, तो जी अल्फा ट्राइमेरिक में क्या सब यूनिट आता है, जी अल्फा बीटा गामा। तो आपको पता है कि जी अल्फा एक्टिव फॉर्म में जी अल्फा के साथ जीटीपी ग्रुप जब जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। वन जी अल्फा के साथ क्या ऐड हो जाता है, जी अल्फा के साथ जीटीपी जब ऐड होता है तो जी अल्फा क्या हो जाता है, ट्राइमेरिक प्रोटीन ये एक्टिवेटेड हो जाता है। और जी अल्फा टी किसको एक्टिवेट करता है, सेकेंडरी एफेक्टर प्रोटीन को, जिसका नाम क्या है, फोस्फोडाइस्टरेज। फोस्फोडाइस्टरेज को क्या करता है, जी अल्फा टी एक्टिवेट करता है। तो जब फोस्फोडाइस्टरेज एक्टिवेट होते ही फोस्फोडाइस्टरेज क्या करता है, ये साइक्लिक जीएमपी जो है, साइक्लिक जीएमपी क्या है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है जो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। इसका काम ये होता है कि सोडियम कैल्शियम चैनल को ओपन करना और सोडियम को साइटोसोलिक फेज से सोडियम को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेज से साइटोसोल के अंदर लाना, ये काम होता है। इसको फोस्फोडाइस्टरेज क्या करता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर को सीजीएमपी को या साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट कर देता है जीएमपी में, मतलब साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है सोडियम चैनल। अगर सोडियम चैनल क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में जाना, ज़्यादा नेगेटिव में क्यों जाएंगे, क्योंकि सोडियम का जो चैनल जो है, सोडियम चैनल बंद हो रहा है। सोडियम चैनल बंद होने की वजह से साइटोसोल में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे और हाइपर पोलराइजेशन हो जाएंगे या रीपोलराइजेशन कहेंगे। अब हम इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे डायग्राम के थ्रू। तो हम क्या देखेंगे, ये डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में रोल ऑफ रोडोप्सिन का हम रोल देखेंगे और जी अल्फा ट्रांसड्यूसिन। अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर का क्या रोल है रोडोप्सिन पाथवे में या आर विजन पाथवे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट। सबसे पहले ये लाइट जो है, लाइट आ रहा है और ये लाइट आ रहा है, स्ट्राइक कहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है, आर पर। आर क्या है, ये आर प्रोटीन जो है रोडोप्सिन प्रोटीन है। जो ही लाइट यहाँ पर रोडोप्सिन प्रोटीन पर स्ट्राइक हो गया तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये है डिसिक मेम्ब्रेन, ये डिसिक मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, ये साइटोसोल है और ये है डिसिक ल्यूमन है, ये रॉड सेल पर प्रेजेंट होता है। ये क्या है, रॉड सेल है। और रॉड सेल का ये हो गया बाहर वाला साइटोसोल वाला पोर्शन और अंदर वाला डिसिक ल्यूमन, और ये हो गया डिसिक मेम्ब्रेन। और सबसे पहले लाइट जब स्ट्राइक हो गया रोडोप्सिन प्रोटीन पर पड़ गया तो ये रोडोप्सिन प्रोटीन जो है इस पर एक स्टार मार्क आया हुआ है। ये इसका मतलब ये क्या है, रोडोप्सिन प्रोटीन एक्टिवेट हो चुका है। जो ही जब रोडोप्सिन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है सेकंड स्टेप में जो जी प्रोटीन होता है, जी अल्फा है और जी बीटा गामा है। ये जी अल्फा जी बीटा गामा रोडोप्सिन जो प्रोटीन से, रॉड प्रोटीन से वहां पर बाइंड हो जाता है। अब इससे पहले एक बात याद रखना कि ये लाइट जब रोडोप्सिन प्रोटीन पर पड़ता है ना, वो रिसीव कौन करता है, ऑप्सिन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, लाइट को कौन रिसीव करता है, ऑप्सिन प्रोटीन रोडोप्सिन पर, ये याद रखना।
और फिर उसके बाद ये जी अल्फा जी बीटा गामा, फिर उसके बाद ये जी अल्फा रॉड सेल से बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद क्या हो जाता है, जी अल्फा के अंदर एक कन्फर्मेशन चेंजिंग आ जाता है। पहले तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशन चेंजिंग आ जाता है, फिर उसके बाद उसकी वजह से जी अल्फा रिक्रूट हो जाता है और रॉड सेल की साइटोसोलिक साइड से बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद ये जी अल्फा जो ट्रांसड्यूसिन है ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एक्टिवेट होने के बाद ये जीडीपी को क्या करता है, वहां से रिप्लेस कर देता है। कौन कर देता है इसका, ये कौन करवाता है, ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, ग्वाइनिन एक्सचेंज प्रोटीन या ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर भी कह सकते हैं। ये जीईएफ क्या करवाता है, यहाँ से जी अल्फा से जीडीपी को रिप्लेस करके वहाँ पे जीटीपी ऐड करता है। अब ये जी अल्फा क्या आ गया इधर, जी अल्फा, ये क्या है हमारा जी अल्फा, ये क्या है जी अल्फा है। अब जी अल्फा के साथ जीटीपी ऐड होने के बाद अब जी अल्फा एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जी अल्फा किसके साथ बाइंड हो रहे हैं, पहले तो ये इनएक्टिव है, ये क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस, पीडीई का मतलब ये है फॉस्फोडाइस्ट्रेस। अब ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस किस फॉर्म में है, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस जो है ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में आपको दिख रहा है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनएक्टिव फॉर्म में, जब जी अल्फा ट्रांसड्यूसिन बाइंड नहीं हुआ है। अब जब यहाँ पर जी अल्फा ट्रांसड्यूसिन बाइंड हो गया, अब देखो फोर्थ स्टेप में देखो, जी अल्फा ट्रांसड्यूसिन बाइंड हो गया फॉस्फोडाइस्ट्रेस से। अब बाइंड होते ही फॉस्फोडाइस्ट्रेस को एक्टिव कर देता है। अब फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिव हो गया। अब फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिव होने के बाद फॉस्फोडाइस्ट्रेस का काम क्या होता है, ये साइटोसोल में ये जीएमपी आपको ये दिख रहा है, जीएमपी क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ये जीएमपी। अब ये जीएमपी को, साइक्लिक जीएमपी को फॉस्फोडाइस्ट्रेस किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल जीएमपी में। ये साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड कर देता है और जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर का लेवल साइटोसोल में कम हो जाता है। अब साइटोसोल में साइक्लिक जीएमपी कम हो गया, जीएमपी का लेवल बढ़ गया। अब ये बढ़ने के बाद अब ये क्या है, सोडियम कैल्शियम का क्या है, ये एक चैनल है, छठा पॉइंट पे आप देखो ये चैनल है। अब ये चैनल, ये सोडियम कैल्शियम चैनल है। अब यहाँ पर अब ये याद रखना, ये सोडियम कैल्शियम चैनल के जब साइटोसोलिक साइड से, साइटोसोलिक मतलब सेल के अंदर वाले जो साइड से, वहां पर साइक्लिक जीएमपी बाइंड होने से ये गेट जो है ओपन हो जाता है, ये चैनल जो है ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी नहीं बन रहा है, साइक्लिक जीएमपी नहीं बन रहा है, तो अब यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी नहीं बनेगा तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाएगा। अब साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाएगा, अब यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो रहा है, तो यहाँ पर बाइंड नहीं होगा गेट के साइटोसोलिक साइड पर, तो गेट जो है क्लोज हो जाएंगे। अब गेट क्लोज होते ही क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर लेस न्यूरोट्रांसमीटर जो है कम रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, अब नीचे वाले जो डायग्राम में डार्क स्टेट में, अब ये जो आपको ये दिख रहा है, जो चैनल जो प्रेजेंट है, ये है रॉड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम डार्क स्टेट में देखेंगे, डार्क स्टेट में क्या होगा, डार्क स्टेट में लाइट जो है रॉड सेल पर स्ट्राइक नहीं पड़ा होगा। अब वहाँ पर जो रॉड सेल पर स्ट्राइक नहीं पड़ेगा जो रे का, तो उसकी वजह से जी अल्फा टी एक्टिवेट नहीं होगा, जी अल्फा टी एक्टिवेट नहीं होगा तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिव नहीं होगा, फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिव नहीं होगा तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज़्यादा होगा। और ये साइक्लिक जीएमपी यहाँ पर रेड सेल का यहाँ पर डॉट दिख रहा है, ये गेट पर बाइंड हो रहा है साइटोसोलिक साइड से। फिर ये कैल्शियम और सोडियम कहाँ आ रहा है, ये कैल्शियम और सोडियम जो है सेल के अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, देखो यहाँ से सेल के अंदर आ रहा है। अब सोडियम और कैल्शियम सेल के अंदर आएगा तो सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, डीपोलराइजेशन हो जाएंगे। डीपोलराइजेशन होने के बाद मोर न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज हो जाएगा। अब इतना समझ आ गया। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, इसी को ही अच्छे से करना है, आपका क्वेश्चन जो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखेंगे जी अल्फा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा का रोल देखेंगे, या फॉस्फोलाइपेज क्यू का, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा का हम रोल देखेंगे जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर में। तो सबसे पहले when जी अल्फा क्यू इज एक्टिवेटेड, जब जी अल्फा क्यू इज एक्टिवेटेड हो जाता है, जी अल्फा मतलब जो स्टिमुलेटरी फॉर्म में जी अल्फा क्यू जब एक्टिवेट हो जाता है, तो ये जी अल्फा जो है किसको एक्टिवेट करता है, जी अल्फा जो है
फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करता है। जब फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट हो जाता है तो ये PIP2 को क्या करता है, ये क्लीव कर देता है। फॉस्फोलाइपेज सी एक कैंची की तरह काम करता है, PIP2 को क्लीव करता है। अब क्लीव करने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, एक हो जाता है IP3 में और एक हो जाता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल। एक IP3 बन जाता है और डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है। इन IP3 मतलब इनस्टॉल ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। अब इनका काम क्या है और इसका पूरा मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो अभी हम क्या देखेंगे, रोल ऑफ जी अल्फा क्यू या फॉस्फोलाइपेज सी बीटा का हम रोल देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये रिसेप्टर दिख रहा है, ये है रिसेप्टर। अब आपको रिसेप्टर जो ग्रीन कलर का प्रोटीन है, ये है जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर। अब इस प्रोटीन पर क्या बाइंड हो रहा है, इस रिसेप्टर, आपको पता है कि जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर 7 मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है जो मेम्ब्रेन को स्पेन किया हुआ है। अब यहाँ पर लिगेंड बाइंड हो जाता है। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटेरियर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस हो गया, साइटोसोल सेल के अंदर वाले फेस, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या है, जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर इम्बीडेड है। जो ही रिसेप्टर पर सिग्नल बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशन चेंज आ जाता है। अब जी अल्फा जी बीटा गामा उन जी प्रोटीन ट्राइमेरिक प्रोटीन को रिक्रूट करता है और जी अल्फा बीटा गामा इस तरह रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है GPCR पर। अब बाइंड होते ही यहाँ पर ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर जो है, ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर, अब यहाँ पर ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर जो है ये क्या करता है, यहाँ से GDP को रिप्लेस कर देता है, GDP को रिप्लेस कर देता है, GDP को रिप्लेस करके, GDP को रिमूव करके बाहर मतलब साइड कर देता है, और वहां पर यहाँ पर क्या बाइंड हो जाएगा, GTP। अब यहाँ पर GTP बाइंड होते ही ये जी अल्फा GTP एक्टिवेट हो जाता है। अब जी अल्फा एक्टिवेटेड GTP एक्टिवेट होते ही ये फॉस्फोलाइपेज सी को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। फॉस्फोलाइपेज सी एक क्या है, ये कैंची की तरह काम करती है। ये एक्टिवेट होते ही ये लाइपेज में कट लगाता है। कहां पर कट लगाता है, PIP2 यहाँ पे 4-5 आपको दिख रहा है। PIP2 4-5 का मतलब होता है 4 और फॉस्फो जो PIP2 के 4-5 पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, वहां पर ये फॉस्फोलाइपेज सी क्लीव करता है। अब क्लीव करने के बाद हमें दो प्रोडक्ट मिलता है। क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें मिलता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल और IP3 मिलता है। डाइएसाइल ग्लिसरॉल और IP3 का हम फंक्शन देखेंगे। अब ये IP3 पहले ये यहाँ कहाँ जाएंगे, IP3 जो है बाइंड हो जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर एक चैनल प्रेजेंट है। ये आपको ये दिख रहा है, ये चैनल है, और इसको क्या कहा जाता है, IP3 आइनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट का गेट जो कैल्शियम चैनल कहा जाता है। जो ही IP3 इस चैनल के ऊपर बाइंड हो जाता है, ये चैनल खुल जाता है। खुलने के बाद ये सारा जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम जो है यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ये सारे कैल्शियम बाहर आ रहा है। अब किस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के जरिए जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन से IP3 के चैनल से अब साइटोसोल के अंदर आएंगे। जो कि साइटोसोल के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 100 मिलीमोलर से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये बाइंड हो जाता है, किस पे बाइंड हो जाता है, PKC पर, जिसको प्रोटीन काइनेस सी कहा जाता है। प्रोटीन काइनेस सी जो है, जब उस पर कैल्शियम बाइंड होते ही वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होते ही अब दूसरा काम होता है, अब दूसरा हमें डाइएसाइल ग्लिसरॉल का हमने फंक्शन नहीं देखा। डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या करता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल का काम क्या होता है, ये होता है फॉस्फोकाइनेस सी को क्या करता है, या प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करता है, और ये पूरा एक्टिवेटेड नहीं होता डाइएसाइल ग्लिसरॉल के जरिए। अब इसको एक्टिवेट करता है जब यहाँ पर कैल्शियम बाइंड हो जाता है। कैल्शियम बाइंड होते ही, अब ये कैल्शियम बाइंड होते ही ये फॉस्फोकाइनेस सी जो है, या प्रोटीन काइनेस सी जो है, एक्टिवेटेड हो जाता है। ये एक्टिवेट होते ही ये फॉस्फोराइलेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब फॉस्फोकाइनेस प्रोटीन काइनेस सी का या फॉस्फोकाइनेस सी का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जीन का रेगुलेशन एक्सप्रेशन करना और मेटाबॉलिक जीन का रेगुलेशन करना, ये इसका काम होता है। अब हम देखेंगे इस कैल्शियम का क्या रोल है। अब हम क्या देखेंगे, कैल्शियम का रोल देखेंगे, किसमें, साइटोसोल के अंदर। तो सबसे पहले कैल्शियम का रोल क्या है, कैल्शियम का रोल है
कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस करना। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है जिसके अंदर कोई भी सिग्नल हो, उन सिग्नल को वहां से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज करने के लिए कैल्शियम जो है, दो ग्रेन्यूल्स है, मतलब दो वेसिकल है, उनको फ्यूज करना है तो कैल्शियम की जरूरत पड़ता है। कैल्शियम उन ग्रेन्यूल्स को, उन वेसिकल्स को फ्यूज करेंगे ना। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ पे होता है, जैसे कि एक के जो अंदर जो होता है, एक के अंदर क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है, उनको फ्यूज करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, कैल्शियम का। अब दूसरा क्या, एस्टाइलकोलिन। एस्टाइलकोलिन जो है ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो जाता है। अब इसको, ये एस्टाइलकोलिन जो वेसिकल के अंदर स्टोर हुआ होता है और उन वेसिकल को फ्यूज कौन करवाता है मेम्ब्रेन के साथ, ये कैल्शियम का काम होता है। अब थर्ड, इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो है कहाँ से रिलीज हो जाता है, पेनक्रियास की बीटा सेल से, और ये इंसुलिन रिलीज होते ही वेसिकल के अंदर पैक करके रिलीज किया जाता है, और इन वेसिकल को कैल्शियम जो है उन वेसिकल को फ्यूज करवाता है और वहां से इंसुलिन का रिलीज करवाता है ब्लड में। और इंसुलिन क्या करता है, जितना ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है उन ग्लूकोज को क्या करता है, वहां पे या सेल के अंदर उनको क्या करता है, स्टोर करता है या डंप करवाता है। फोर्थ, कैल्शियम एक्टिवेटेड, जो कैल्शियम एक्टिवेट काल मॉडलिन को एक्टिवेट करता है। ये कैल्शियम किसको एक्टिवेट करता है, फोर्थ में काल मॉडलिन को, और फिफ्थ में कैम काइनेस को भी एक्टिवेट करता है, और सिक्स्थ में ये कैथेरीन इंटीग्रीन प्रोटीन जो है ये एक सेल एडिशन प्रोटीन है। अब इनको भी ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब सेवंथ में ये साइटोस्केलेटन में चेंजिंग करता है, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स, इनका चेंजिंग करवाने में मदद करता है। अब इनको हम ब्रीफली जो है, ब्रॉडली हम कहाँ देखेंगे, इनको हम पूरा ब्रॉडली जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं तक ही रखेंगे। और डियर स्टूडेंट, आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया तो आप इस लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और प्लीज़ इस लेक्चर को तमाम सारे उन स्टूडेंट तक पहुंचा देना जो जो इंडिया के नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, CSIR, नेट, JRF, DBT, गेट, लाइफ साइंस, या कोई भी PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, BSc, MSc, उन सारे स्टूडेंट तक शेयर करना प्लीज़, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, वो भी इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करें और वो भी आगे बढ़ सके। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।